जय हिंद, वंदे मातरम साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम सब यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 28 जनवरी 2019 को परीक्षा प्रथम पाली में संपन्न हुई थी। उसका व्याख्यात्मक हल करेंगे। सभी 4 विकल्प का एनालिसिस होगा, कौन सा विकल्प सही है उस विकल्प को मैं आपको हल कराऊंगा, उसको बताएंगे। और आगे आइए देखते हैं हिंदी में। और इसके पहले साथियों, आपने हमारे चैनल पर इसी पेपर का यानी 28 जनवरी 2019 को संपन्न हुए जीएस पोर्शन का पिछले वीडियो में पेपर सॉल्व किया था, जो कि 38 क्वेश्चन थे। उसको आज हम लोग हिंदी में 37 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 150 तक होगा। जिसमें से आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो साथियों, हिंदी पोर्शन में देख रहे हैं तो दिया क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। यानी यह जो रचना दी गई है इसमें से कौन सा मीराबाई द्वारा नहीं रचित है, जिसको मीराबाई ने नहीं लिखा है। तो विकल्प क्या है आपका, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास। तो साथियों, आपको विकल्प निगलेक्ट करना भी बताएंगे। राग गोविंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो राग गोविंद जो है मीराबाई द्वारा ही लिखी गई है। ये तो सही है, क्योंकि नहीं पूछा है तो यानी बगल में नेगेटिव आंसर लगा देते हैं जो मीराबाई ने नहीं दिया है। तो ये तो मीराबाई का है, इसलिए यह विकल्प नहीं होगा, कट गया। फिर आगे गीत गोविंद मीराबाई द्वारा ही रचित है रचना, ये भी इसलिए कट गया। राग सोरठा के पद क्या है, राग सोरठा के पद ये भी मीराबाई ने ही लिखा है। फिर आता है 3 विकल्प तो कट गया, यानी चौथा विकल्प आपका शेष बचता है। क्या है, चौथा विकल्प शेष बचता है। तो आपका आंसर यानी चौथा विकल्प यानी विकल्प डी ही आंसर होगा। आखिर में वैदेही वनवास जो मीराबाई द्वारा नहीं लिखा गया है, लेकिन लिखा किसने है इसको देखते हैं। तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प इस सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है था। तो क्वेश्चन क्या, विकल्प क्या है, हिम तरंगिणी, समर्पण, युगचरण, माता। क्या क्या विकल्प है, हिम तरंगिणी हो गया, समर्पण, युगचरण और माता। इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो साथियों, आइए इसको भी निगलेक्ट करना सिखाते हैं कि विकल्प को कैसे निगलेक्ट किया जाता है। 115 में भी तो जो इसमें दिया है हिम तरंगिणी जो है किसके द्वारा, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ही लिखी रचित है। क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। फिर आते हैं समर्पण किसी अन्य कवि द्वारा, तो हिम तरंगिणी के लिए ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए। और कब दिया गया है, तो इसमें 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया, 1955 में। तो आगे देखते हैं 116 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है विकल्प में नीचे दिए गए गद्यांश क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न यानी प्रश्न 116 से लेकर 120 तक का दिए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें, जो कि सबसे ज़्यादा उचित आंसर है। आगे पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें जो प्रश्न दिए हैं उस पैराग्राफ के आधार पे प्रश्न 116 से 120 तक इसी पैराग्राफ के बेस पर
प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप इन पैराग्राफ को पढ़कर देना है। तो आइए पैराग्राफ को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले दिया है पारखी, क्या दिया है? पारखी डॉक्टर बोगल, क्या है? पारखी डॉक्टर बोगल, कोई एक डॉक्टर है, उसका नाम है पारखी डॉक्टर बोगल, ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कर डाला। क्या है? पारखी डॉक्टर बोगल ने ही यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगर में भी नहीं खींचे चले आते थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं पारखी डॉक्टर बोगल जी, उन्होंने चंबा को अचंभा यूं ही नहीं कर डाला। कोई चंबा एक जगह है, उसको अचंभा यूं ही नहीं कर डाला, और इसमें जो चंबा एक जगह है उसमें सैलानी यानी पर्यटक यूं ही नहीं इस नगरी में खींचे चले आते। वहाँ पे कुछ ना कुछ खूबियाँ जरूर होंगी, तभी वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते हैं पर्यटक लोग। फिर आगे देखते हैं, चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो सैलानियों पर्यटकों को मनमोह लेता है। मंत्रमुग्ध मतलब मनमोह लेता है, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये हो गया, वे बार बार यहाँ दस्तक देने के लिए आते हैं, वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है तो वह यहाँ अपना देखने के लिए चले आते हैं। जहाँ मंदिर में उठती, क्या है? जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियां प्रवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं। क्या है? जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियां प्रवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते, क्या है? और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों यानी पर्यटकों को ताजी हवा का एहसास भी होता है। क्या है? आगे देखते हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा, यानी जो शीतल ताजी हवा ठंडी आती है कि झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। क्या है? ताजगी का एहसास कराते हैं, उनको रिफ्रेश महसूस कराते हैं। चंबा का इतिहास, जो चंबा स्थान है उसका इतिहास जो है कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है। क्या है? इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, यानी ये इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे घेर देते हैं, एक बार आपके नजर में रहना चाहिए। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है। फिर आगे देखते हैं, चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के, क्या है? मस्त मौला लोग हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, चंबा की जो पहाड़ियों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते जाते हैं। क्या? आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले जाते हैं, यानी परत, वर्क मीन्स परत, कुछ ना कुछ नया दिखता जाता है। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक, प्रकृति जो है अपनी दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। वहाँ पे नेचुरलिटी, जो वहाँ की वातावरण है, प्रकृति का सबको मनमोह लेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने अचंबा कहा होगा। जो चंबा के सौंदर्य को आत्मसात मतलब उसका अध्ययन करने के बाद, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, वहां घूमने के बाद, कुछ अनुभव ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने आत्मसात करने के बाद ही उसको चंबा को अचंबा कहा होगा। तो यहाँ पे भी आपका ये ध्यान रखिएगा, चंबा को ये हो गया, और इसको भी यहाँ कर देता हूँ। फिर आगे चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक बड़ा कला प्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। क्या है? कि उसे एक बड़ा कला प्रिय धार्मिक और जनसेवक राजा मिला है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे है, इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपित मतलब बल्कि यहाँ इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। यहाँ के कहना चाह रहा है कि इस जो ये गद्दान से कहना चाह रहा है, यहाँ के राजाओं के काल में न कि सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फैली, बल्कि यहाँ की जो ख्याति है सब
तो चंबा की सीमाओं को ही पार करके पूरे भारत में फैली है। इन कला प्रिय नरेशों में कौन कौन राजा थे? राजश्री सिंह। कौन थे? राजश्री सिंह थे 1884 ईस्वी में। कब थे? 1884 में। राजा राम सिंह जी 1873 में थे। राजा भूर सिंह 1904 में थे। के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, क्या वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला होगा। यानी अन्यत्र मतलब अन्य जगह पे मिला होगा चंबा के अलावा। फिर आगे देखते हैं चंबा की शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। क्या है? चंबा की शैली ने खास अपनी अलग पहचान बनाई, जो कि वहां की है कला के बारे में। फिर आगे देखते हैं किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। क्या है? किसी घाटी पर खड़े होकर हम देखते हैं तो जो संपूर्ण चंबा शहर है एक अनूठी आकृति का दिखता है। तो आइए, ये आपने पैसेज को पढ़ा। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन कह रहा है चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ये क्वेश्चन है। फिर मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, ठीक ठाक, नापसंद करने वाला। तो साथियों अभी आपने पढ़ा कि चंबा का इतिहास जो है धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो मन को हरने वाला, जो भी वहां आता है सबको मन मोह लेता है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ क्या होगा? मन को हरने वाला हो जाएगा, यानी विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो टिक कर दीजिए, ये हो गया। आगे देखते हैं 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा। वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी से सुनने के बाद, देखने के बाद। तो आपको भी मैंने बताया कि डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा वहां पर आत्मसात करने के बाद, यानी अनुभव करने के बाद, किसके बाद? अनुभव करने के बाद में कहा। तो वो अनुभव करने के बाद विकल्प बी इज राइट आंसर, यानी विकल्प बी सही है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो गया। तो आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 118 में क्वेश्चन आपका कह रहा है चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। क्या? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो इसका देखते हैं विकल्प। राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण। चंबा को सौभाग्यशाली राजा के कारण कहा गया। किसके कारण? राजा के कारण कहा गया है, यानी विकल्प ये राइट आंसर होगा। क्योंकि जो भी वहां के राजा रहे हों तो उन्होंने यहाँ की कला प्रिय को, धार्मिकता को और जन सेवक के कारण ही राजा जिनने चंबा को सौभाग्यशाली बनाया है। तो आपने देखा इसका विकल्प का 118 नंबर का ये आंसर होगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल खाइए सेहत बनाइए। आगे देखते हैं 119 में क्या है। 119 में तो साथियों इतना एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको जैसा लग रहा है ये सेशन, आपको एक प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं 119 नंबर। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। सिलाई, खेती, कलम शैली, बागवानी। क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस शैली ने? कलम शैली ने। तो यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा। चंबा की कलम शैली ने अपनी विशेष पहचान बनाई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी आंसर इन राइट आंसर। आगे देखते हैं 120 हो जाएगा, यानी
क्या कर वशीकृत, क्या है वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। जो अनुच्छेद जो यानी पैराग्राफ दिया गया है उनमें से हमें वशीकृत शब्द का, किस शब्द का, वशीकृत शब्द का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, वशीकृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसको हमें बताना है। तो ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, सैलानियों, यानी वशीकृत मतलब वश में करना, यानी मंत्र मोह लेना, मंत्र मुग्ध कर देना, क्या है मन मोह लेना, मंत्र मुग्ध कर लेना। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, विकल्प बी, क्या विकल्प बी राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 121 में क्या कह रहा है। चलिए आपका पैराग्राफ से आने वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि 116 से 120 तक था। अब आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन था उसको देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद की उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प, यानी जो अलंकार दिया है उससे जो पद दिया है उसमें कौन सा अलंकार है ये प्रश्न में पूछना चाह रहा है। तो प्रश्न देखते हैं पहले हम प्रश्न को, क्या दिया है पद, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो यहाँ पे जो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, क्या पट देत बार बार, यानी यहाँ पे पट शब्द क्या है, पट शब्द। तो इसको हम एक बार घेर ही देते हैं पट शब्द। तो इसका अर्थ क्या होता है, दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक पट का अर्थ क्या होता है कपड़ा, क्या होता है कपड़ा, और एक का अर्थ होता है दरवाजा। तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार क्या कहता है, जिसमें किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले हो, क्या है किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले हो, एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, क्या है श्लेष अलंकार। तो पट का 2 अर्थ निकलता है, एक कपड़ा, एक क्या बोलते हैं आपका दरवाजा। तो भिखारिन को देखकर कोई दानी होता है तो उसको कपड़ा देने चला जाता है, तो यानी वस्त्र देता है, और कोई गेट बंद कर देता है। तो इसका 2 अर्थ निकाला, भिखारिन को देखकर किसी ने अपना गेट बंद कर लिया, भिखारिन को देखकर कोई उसको दान देने चला जाता, कपड़ा दे दिया, खाने को दे दिया उसको, ये सब हो गया। तो यहाँ का 2 अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, क्या होगा श्लेष अलंकार, ये इज राइट आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं 122 में। तो साथियों आप हमारे चैनल टीचर वाला विशाल सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आगे देखते हैं 122 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो, क्या है जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, सबने उसे बुरा कहा, क्या है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, लेकिन वह अच्छा बना। तो विकल्प क्या है, विस्मयाद बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा समुच्चय बोधक, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। एक जिस व्यक्ति को सब लोगों ने बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा है, क्योंकि दोनों वाक्यों को लेकिन शब्द जो है यहाँ पे वह जोड़ने का काम कर रहा है, क्या लेकिन शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। फिर आगे देखते हैं, या विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया, सी फॉर चाइना। आगे देखते हैं 123 में, क्या 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, क्या है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं सा बड़ा मैदान है, क्या है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। फिर इसको देखते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा उसको देखते हैं। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है। तो साथियों जब इस प्रकार का आंसर आए
शुद्ध अशुद्ध में। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, विकल्प को आप जहाँ जब 3 से 4 बार बोलेंगे, पढ़ेंगे खुद मन में ही, तो आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि वह विकल्प खुद चिल्लाने लगा कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, तो ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। क्या होगा? ये कट जाएगा। फिर विद्यालय की बाएं और बड़ा सा मैदान, इसको छोड़ देते हैं। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, इसको बाएं, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में बाएं बड़ा सा है, तो यहाँ बाएं तो दिया नहीं, इसलिए ए भी कट गया। विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है, मैदान की भाग है, इसलिए कट गया। विकल्प क्या बचा? बी। क्या बचा? विकल्प बी बचा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यानी क्या होगा? बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। यहाँ पे 123 का विकल्प बी हो जाएगा। साथियों 124 देखते हैं, क्या 124 नंबर, क्या 124 नंबर को, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं। क्या? जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, मात्रिक छंद। क्या है? विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। तो जिस छंद में सभी चरण समान हो तो क्या है? सममात्रिक छंद। जिस चरण में सभी चरण समान हो तो उसे सममात्रिक छंद बोलते हैं। क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सममात्रिक छंद, विकल्प सी। क्या है? विकल्प सी इज राइट आंसर। यहाँ पे सममात्रिक छंद हो गया। आगे देखते हैं 125 में, क्या क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? घाट घाट का पानी पीना। क्या? घाट घाट का पानी पीना। तो और विकल्प क्या दिया है आपका? विकल्प दिया है प्यास बुझाना, पानी पीना मतलब प्यास बुझाना, ये कहना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो साथियों घाट घाट का पानी पीना मतलब हो गया बहुत अनुभवी होना। क्या? बहुत अनुभवी होना। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर, यानी विकल्प डी सही है। वह उसने घाट घाट का पानी पिया, यानी भटक भटक कर काफी अनुभव प्राप्त कर लिया हो, यानी उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 126 में, किसमें? 126 में। 126 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है। क्या? शोक भाव उपस्थित होता है, वहां किसी भाव की उपस्थिति रहती है। तो साथियों आप सब जानते हैं जहां पर शोक होता है वहां क्या? करुण होता है। क्या? जहां पर शोक रस होता है, शोक भाव उत्पन्न होता है, तो वहां क्या? करुण रस होता है। कौन सा रस? करुण रस, यानी डी इज राइट आंसर। और जहां पे हास्य खुशी का माहौल होता है वहां हास्य होता है। जहां विभत्स होता है उसे क्या बोलते हैं? वीर रस। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या होगा? आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका 126 का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 127वां क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा स्कूटी चला रही। क्या? राधा स्कूटी चला रही है। इस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना। किस वाक्य में? भाववाच्य में परिवर्तित करना है। भाववाच्य में जहां क्रिया या भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या? जहां पर क्रिया या भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता है। फिर राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, यहाँ पे हो गया। फिर राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है, ये हो गया। फिर आगे राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्या? तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भाववाच्य हो गया। क्या?
यहाँ पे विकल्प बी इज, सॉरी विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसको टिक करते हैं और आगे पढ़ते हैं। विकल्प ये राइट आंसर। जो स्कूटी चलाई जाती है यहाँ पे भाववाची की प्रधानता है और विकल्प ए राइट आंसर। ए फॉर एप्पल खाइए सेहत बनाइए। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 128 नंबर, क्या क्वेश्चन है 128 नंबर। 128 क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो आइए देखते हैं कौन सा है उद्धरण चिन्ह। फिर उद्धरण चिन्ह में आपका पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना, क्या है पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो, माँ ने कहा सदा बेटा उन्नत करो। वाह कितना मजा आ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। तो आइए इस विकल्प का एनालिसिस करते हैं। पूछा है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह किस विकल्प में लगा है इसको हम देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये विकल्प इस कट गए, ये विकल्प डी होगा नहीं। फिर आगे देखते हैं ये क्या है, वाह के आगे विस्मय बोधक है, क्या है विस्मय बोधक चिन्ह लगा है, तो यह विकल्प सी भी कट गया। फिर आगे क्या है, माँ ने कहा, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो, क्या है माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो। तो ये जो यहाँ पे कहा के आगे लगा है ये क्या है निर्देशक चिन्ह, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या आपका केवल विकल्प ये, क्या बचा विकल्प ये, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा क्योंकि श्रीमती श्यामा चोना के ऊपर जो कॉमा लगा है वही क्या है उद्धरण चिन्ह। ये दो होता है एकल और युगल, जहां पे दो कॉमा ऊपर दो निशान ऐसे लगे हों दोनों साइड से उसको युगल बोलते हैं, और जहां पे सिंगल है जैसे यहाँ पे सिंगल दिया है इसको एकल बोलते हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा ये, क्या है पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना में उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, तो विकल्प ये राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं 129 में, 129 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। क्या है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। क्या है विकल्प चक्रधर, क्या है चक्रधर। तो चक्रधर क्या में कौन सा समास है इसको हमें देखना है। चक्र है धर में जिसके, क्या चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, ये तो ये भी विकल्प होगा। आगे देखते हैं विकल्प सी और विकल्प डी में क्या है, विकल्प सी और विकल्प डी में क्या है। चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, समास देखना है चक्रधर में। ये चक्र धारण किया है जिसने उसे चक्रधर कहते हैं, चक्र जिसने धारण किया है उसे चक्रधर कहा जाता है। तो विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चक्र जिसने धारण किया अर्थात चक्र कौन धारण किया भगवान विष्णु। इसमें क्या है बहुब्रीय समास है, कौन सा समास है बहुब्रीय समास है। क्या लिख देता हूं बहुब्रीय समास है इसमें, बहुब्रीय समास हो गया। आगे देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो एक हमारे लिए एक वाक्य दिया गया है उसके लिए कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा सही है उसको पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया साथियों रात में घूमने वाला, कौन रात में घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा विकल्प सही है। क्या है एक शब्द कौन सा विकल्प सही है इसको देखता हूं, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर, अजर। तो जो रात में घूमता साथियों उसको क्या बोलते हैं निशाचर, क्या बोलते हैं निशाचर, यानी विकल्प सी। क्या विकल्प विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो गया आपका।
तो इस प्रकार विकल्प सी आंसर हो गया राइट। आगे देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर का आंसर क्या होगा इसको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी अनेकार्थी पर्यायवाची शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चुने। यानी मुद्रा दिया है, मुद्रा के पर्यायवाची इसमें से चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। रूप, भाग, पर्वत, गोद। तो साथियों मुद्रा की पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें से क्या है। तो मुद्रा की पर्यायवाची क्या होती है? आकृति होती है, सिक्का होता है, रूप होता है, धन, अंगूठी, मुहर। तो यहां पर लिख देता हूं, सिक्का हो गया, रूप हो गया, मोहर हो गया, ये सब लिख देता हूं, मोहर। ठीक, तो इसमें से क्या है विकल्प? रूप दिया है आपके इसमें एग्जाम में, तो ये विकल्प ये सही हो गया। तो आपने देखा विकल्प ये सही हो गया। तो साथियों ये मैं आपको जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जनवरी 2018 में पेपर संपन्न हुआ, जो 28 जनवरी 2019 में पेपर संपन्न हुआ, उसको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं 132 में क्या है। क्वेश्चन 132 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए कि सही कर्ता कारक क्या है। रोहन ने हॉकी खेली। हॉकी किसने खेली? रोहन ने। रोहन ने क्या किया? हॉकी खेली। तो कर्ता क्या है? कर्ता जो कार्य, कर्ता का अर्थ होता है जो काम करे, कार्य करने वाला। तो रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ता, कर्ता ने हो जाएगा। क्या होगा? ने हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 134 क्या कह रहा है क्वेश्चन। बी फॉर बॉय। क्या बी फॉर बॉय? आगे 133 आ गया। क्या? 133। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काम हो। ये कर्ता क्या है? जो कार्य करे, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी राइट आंसर। जो काम करे वो कर्ता कहलाता है। क्या? जो काम करे वह कर्ता कहलाता है, यानी 133 का बी आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं 134 का आंसर क्या होगा। 134 में क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जैसे क्या हो? आज वर्षा होगी। क्या है क्वेश्चन? आज वर्षा होगी। तो इसका विकल्प जो दिया है उसको देखते हैं, क्या कौन सा काल है, काल पहचानना है। तो सामान्य वर्तमान काल है ये, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल। तो साथियों होगी तो सीधे सीधे भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य किसी अन्य विकल्प में नहीं दिया है, केवल किसमें दिया है? विकल्प सी में। किसमें दिया है? विकल्प सी में। तो आंसर क्या होगा? विकल्प सी और राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विकल्प सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं 135 का। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए कि सही सकर्मक क्रिया किस उदाहरण में प्रयोग किया गया है, इसको पहचानना है। तो सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है? सकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है? जिसका प्रभाव जो है, यानी जिन क्रिया का फल का प्रभाव जो कर्म पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया के कर्म का प्रभाव फल पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कशिश हंस रही। क्या? कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। यानी कर्म का प्रभाव किस पर पड़े?
फल का प्रभाव कर्म पर पड़े, माफ कीजिए, फल का प्रभाव कर्म पर पड़े। तो वीणा बजा रही, किस पर पड़ रहा है? वीणा बजा रही है। तो कर्म क्या है? बजाना। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वीणा पर। तो यहाँ पे यानी आंसर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। क्या होगा? विकल्प डी इज राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क। क्या? डी फॉर डेनमार्क, यानी 135 का विकल्प डी आंसर सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 136। 136 का आंसर क्या होगा? इसको देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए। क्या? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करें। क्या? उनमें से सही विकल्प का चयन करें। तो आइए देखते हैं दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द क्या है। सम्राज्ञी। क्या है? सम्राज्ञी। क्या है? सम्राज्ञी। इनमें सम्राज्ञी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग निकालना है। ठीक, ये स्त्रीलिंग है, लिख देता हूं। क्या? स्त्रीलिंग शब्द हो गया और इसका पुल्लिंग निकालना है। तो साथियों जो सम्राज्ञी है इसका पुल्लिंग क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। आइए विकल्प में पहले देखते हैं क्या है। राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। तो साथियों सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? सम्राट होगा। क्या होगा? सम्राट, यानी विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं महाराजा जो है इसके क्या है? स्त्रीलिंग क्या होगा? महारानी। महाराजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? महारानी। तो यहाँ पे महारानी लिख देता हूँ, कौन सा इसका सही हो जाएगा? महारानी। महाराजा का महारानी हो गया। और इसके बाद में क्या होगा? बादशाह का क्या होगा? बेगम। बादशाह का बेगम हो गया। और राजा का रानी। राजा का रानी हो गया, यहां लिख देता हूं रानी हो गया। और बादशाह का बेगम, यानी राजा का रानी, महाराजा का महारानी, सम्राट का सम्राज्ञी और बादशाह का बेगम, यानी चारों विकल्प का हमने बता दिया कि किसका पुल्लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। आगे देखते हैं 137 नंबर। तो 137 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्प यानी नीचे दिए गए सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो क्या है? चिड़िया। चिड़िया है जिसके पीछे या लगा हो, तो उसका बहुवचन बनाना हो तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं क्या होगा। जहां पर या लिखा हो उसके ऊपर चंद बिंदु लगाओ। क्या? चंद बिंदु ऐसे कीजिए और ऐसे चंद बिंदु लिख दीजिए, तो वही उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे या लिखा है लास्ट में, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? चंद बिंदु बनाएंगे। तो अब देखिए चंद बिंदु किस विकल्प के उस पर लगा है। तो यहाँ चिड़िया यहाँ पे लगा है, यानी ये विकल्प सही होगा। या चिड़ियों ये सब नहीं होगा, यानी ये सब कट गया। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा साथियों? इसमें विकल्प ये इज राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी विकल्प ये सही है। आगे देखते हैं ए फॉर एप्पल सही है। 138 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या है? 138 नंबर का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, वर्णमाला, ध्वनियां। तो साथियों जो स्वर होते हैं तो इसका हमने क्या बताया था? स्वर की परिभाषा बताई थी, व्यंजन भी बताया था, वर्णमाला बताया था, ध्वनियां। जो हमारे मुख से निकलती है ध्वनियां, उसके लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो ये आपने वर्ण को जान लिया। और जो हमारे मुख से आवाज निकलता है उसे ही ध्वनि बोलते हैं, ध्वनियां। फिर उनके लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। क्या होता है? एक स्वर होता है, एक व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों को उच्चारण किसी हम अन्य वर्ण की सहायता से नहीं करते हैं, यानी वह स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर। तो यहाँ पे किसी वर्ण की सहायता से नहीं करते हैं, वह स्वतंत्र होता है। लेकिन हम क्या विकल्प में वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा स्वर। आइए व्यंजन में देखते हैं क्या लिखा है। व्यंजन व्यंजन का उच्चारण हम क्या करते हैं? स्वरों की सहायता से करते हैं। किसकी? स्वरों की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
और जो स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है सभी वर्ण को, तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपका आंसर बी हो गया। साथियों, हमने आपको वर्णमाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 40 मिनट का एक वीडियो बनाया हूं, तो उसको आप देख लेंगे। उस वीडियो से आपकी परीक्षा में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको इस हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत आसान शब्दों में आप उसको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक मजबूत बन जाए। क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आएगा। क्या है, वर्णमाला टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आएगा। क्या, हमेशा क्वेश्चन आएगा, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प बी हो गया, बी फॉर बॉय हो गया। आगे आगे देखते हैं 139 का आंसर क्या होगा। 139 क्वेश्चन में क्या है, तो फिर आ गया वही सी वर्णमाला टॉपिक से। अभी आपको ऊपर भी क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन आपको जो वर्णमाला टॉपिक से, तो फिर तीसरा क्वेश्चन भी आपको वर्णमाला से मिल गया। यानी समझ लीजिए, अगर इसमें 3 क्वेश्चन ही दिख गया इसी पेपर में, तो 6 नंबर फिक्स होगा। क्या, 6 नंबर फिक्स हो गया। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने अभी तक का वह वीडियो नहीं देखा है वर्णमाला टॉपिक का, तो उसको जरूर देखेगा। उसमें हमने सारी चीजों को कवर किया, चाहे वर्णमाला का उच्चारण स्थान रहा हो, चाहे स्वर रहा हो, व्यंजन रहा हो, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, सभी के बारे में विस्तृत व्याख्या किया। अल्प स्वर, महा अल्पप्राण, महाप्राण, हर स्वर, दी स्वर बताया हूँ, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतर व्यंजन, उस व्यंजन, सभी का विस्तृत डिस्कस हुआ है। और उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं 139 में क्या कहता है। 139 क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, क्या, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विकल्प क्या कहता है आपका, अनुस्वार का उपयोग करते हैं, अनुनासिक का, हलंत का, स्वर का। तो साथियों, जब हम व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका, हलंत का। यानी विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक जो 2 अयोगवाह होते हैं, क्या है, अयोगवाह होते हैं। क्या, अनुस्वार और अनुनासिक, जो ये 2 अयोगवाह होते हैं, इनका उच्चारण हम कभी कभी स्वर में करते हैं और कभी कभी व्यंजन में, इसीलिए इनका हम अयोगवाह बोलते हैं। क्योंकि जैसे रंग लिखे, रंग के ऊपर अंक की बिंदी लगा देंगे तो ये व्यंजन में प्रयोग हो गया। कभी अंग लिखा हमने तो आ है, छोटा आ है स्वर, इसके ऊपर अंक की बिंदी लगा देंगे तो क्या, अनुस्वार हो जाएगा, अनुनासिक हो गया। अनुनासिक वर्ण क्या है, अमंगर्ण 5 वर्ण होते हैं। फिर स्वर आपको जानते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, किसी इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे देखते हैं, इसमें विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, सी राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं 140 नंबर क्या है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो साथियों, अभी तक का आपने इसमें एक क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 140 तक का, यानी 17 क्वेश्चनों को कवर किया। अभी आपके कितने, 27 क्वेश्चन को कवर किया। आपके आगे इसके बाद 10 क्वेश्चन शेष बचते हैं, उसको भी कवर करते हैं। तो आइए पहले 140वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। जिससे संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द चुनना है। तो क्या है, शक्ति। यह शक्ति एक संज्ञा है, इससे क्या विशेषण बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है विकल्प में, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक और सशक्त। क्या होगा इसमें से, देखते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं। शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक, सशक्त, इन 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा इसका विशेषण, शक्तिशाली। क्या होगा विशेषण, शक्तिशाली। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉय। आगे देखते हैं 141 में क्या है। 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर
सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। डैश, कोई आपसे मिलने आया, कोई आपसे मिलने आया, किस पे क्या अंडरलाइन लगा, कोई पे, किस पे, कोई पे। तो कोई क्या है, फिक्स नहीं है कौन है, तो क्या है, ये अनिश्चित है, पता नहीं कौन है। तो विकल्प देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। फिक्स नहीं है, कोई आया, तो कौन आया, कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो विकल्प ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है। 142 के बारे में दिया है क्वेश्चन, अयोध्या से उपाध्याय, क्या, अयोध्या से उपाध्याय हरियोध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या से उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सी है साथियों। विकल्प क्या है, देखते हैं पहले विकल्प को। तो विकल्प क्या कह रहा है, झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। इनमें से साथियों जो अयोध्या से उपाध्याय हरियोध द्वारा प्रिय प्रवास लिखी गई, कौन लिखी गई है, प्रिय प्रवास, कौन है, प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास। तो आगे आंसर विकल्प बी को हम टिक करते हैं और आगे चारों विकल्प देखते हैं किसने और लिखा है। तो झरना जो है, झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, किसकी है, प्रसाद जी की है। तो यहाँ पे हो गया प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप को किसने लिखा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, किसने, प्रेम प्रलाप को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। फिर आगे देखते हैं अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना आप लोग जानते होंगे, धर्मवीर भारती की रचना क्या है, प्रेम माफ कीजिएगा, अंधा युग क्या है, अंधा युग धर्मवीर भारती की, झरना जयशंकर प्रसाद जी की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर, तो आपका बी विकल्प सही होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, क्या कोई क्वेश्चन नंबर 143। 143 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो यह बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन है। ऐसा इन 4 उपन्यास दिए हैं, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा कौन सा रचित है उपन्यास। तो आइए विकल्प को देखते हैं, क्या क्या विकल्प दिया है, मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृगनयनी। तो साथियों आप सब जानते हैं जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है क्या है, मैला आंचल, क्या है, मैला आंचल। तो मैला आंचल क्या है, विकल्प बी राइट आंसर है, विकल्प बी जो है मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। और आगे देखते हैं और चारों में से कौन कौन है, जो मधुशाला है, क्या है, मधुशाला, मृगनयनी और मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखे हैं। तो मधुशाला लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, मधुशाला किसने लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। और उसके बाद में मुद्रा राक्षस, उसको अनुदूत भी बोलते हैं, मुद्रा राक्षस को क्या बोलते हैं, अनुदूत, लिख देता हूँ विकल्प अनुदूत। इसको किसने लिखा है ये भी बता रहा हूँ, अनुदूत, इसे लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, किसने लिखा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। और मृगनयनी किसने लिखा, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी को वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। यानी 144 को देखते हैं, किसको, क्वेश्चन नंबर 144 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है, डैश होते हैं, क्या होते हैं, वह शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और जो प्रत्यय नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल अंतर यही होता है, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द से पहले लगता है, क्या है, उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले लगता है, और प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शब्दांश, क्या होगा, शब्दांश। तो विकल्प क्या होगा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीफा चाइना विकल्प हो गया। आगे देखते हैं 145, क्या 144 के बाद क्वेश्चन नंबर 145। 145 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्प दिए गए हैं। क्या, कितने विकल्प? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तद्भव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तद्भव। तो मच्छिका यानी इसका तद्भव क्या होगा? आइए विकल्प देते हैं। मोर, भंवरा, मेढक, मक्खी। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? मक्खी। हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ किया? पढ़ाया है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को जाइए पढ़िए। तत्सम तद्भव जो शब्द चैप्टर का हमने उसके आधार पर पढ़ाया है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार, उसके प्रकार के आधार पर पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि मच्छिका का जो तद्भव शब्द है मक्खी। क्या है मच्छिका का तद्भव शब्द? मक्खी हो जाएगा। और मोर का तद्भव शब्द क्या होगा? माफ कीजिएगा, मोर का मयूर होगा। मोर का तत्सम मयूर होगा, क्योंकि ये तद्भव खुद दिया है। और मेढक का क्या होगा? मंडूक। मेढक का तत्सम मंडूक हो जाएगा। भंवरा का भ्रमर। आखिर में तत्सम और तद्भव क्यों कहा जाता है? 2 शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब क्या होता है? तत् माने उसके, अर्थात संस्कृत के समान, यानी अर्थात संस्कृत के समान जो हिंदी में प्रयोग किया जाए, जो ही जो संस्कृत में लिखा हो वही हिंदी में भी लिखा हो, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम। यानी जो हम संस्कृत के शब्द हिंदी में वैसे ही उपयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और उसका संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में हम लिखते हैं उसे तद्भव कहते हैं। क्या? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में लिखते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया और जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिखाया भी है। ये सब लिखा है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। क्या है? जो प्रत्यय से नहीं बना है, बल्कि किससे बना है? उपसर्ग से। किससे बना है? उपसर्ग से। तो प्रत्यय से नहीं बना तो उपसर्ग से बना होगा, सीधी सी बात है। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है। विकल्प आपका कह रहा है, पहला क्या? शिष्या। क्या? शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। क्या है? शिष्या, शेरनी, दयामय, परिचय। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिचय। परिचय क्या है? उपसर्ग है। परिचय शब्द प्रत्यय से नहीं है, बल्कि इसमें परि उपसर्ग लगा। उपसर्ग क्या है? जो पहले लगता हो, शब्द के पहले लगे। च के पहले परि लगा दिया गया तो क्या है? ये परिचय बन गया। यानी विकल्प डी इज राइट आंसर। विकल्प डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। 146 का क्वेश्चन का विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। डी सही है। आइए देखते हैं 147 का। 147 में कौन सा सही है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द को हमें चुनना है। तो आइए देखते हैं इसका विपरीत अर्थ। सन्यासी का विलोम लिखना है, यानी सन्यासी का विलोम क्या होगा? गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट और सुलभ। तो साथियों आप लोग जानते हैं जो सन्यासी होता है वो वैरागी भी होता है, यानी उसका पर्यायवाची हो गया। शिष्ट और सुलभ। शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होगा और सुलभ का दुर्लभ होगा। तो सन्यासी का विलोम क्या हुआ? गृहस्थ। क्या हुआ? विलोम गृहस्थ होगा। तो यहाँ पे विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प ये गृहस्थ इज राइट आंसर। ए फॉर एप्पल। आपका 148 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संध विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा। क्या है? नारी इच्छा। इसको आइए देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें नारी इच्छा, नारी धन इच्छा। क्या? नारी धन इच्छा। मैं इसको लिख देता हूं कलर चेंज करके। नारी इच्छा, नारी धन इच्छा, इच्छा हो गया। तो इसमें देखते हैं बड़ी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी ई बनता है। तो बड़ी ई धन बड़ी ई मिला के बड़ी ई बना देगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नारी धन इच्छा, तो इसमें विकल्प ये नारी धन इच्छा हो गया। नारी नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा। ये तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा?
तो विकल्प ये इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे विकल्प ये सही हो जाएगा, नारी धन इच्छा, यानी विकल्प ये सही है। आइए देखते हैं 149 में, क्वेश्चन 149 पे आ गए। इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन और बचेगा शेष, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने? 4 विकल्प दिए गए हैं, और जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ये नियत का सबसे अच्छा विकल्प, इसका अर्थ क्या है, सबसे इससे संबंधित देखना है हमको। तो आइए देखते हैं। निश्चित, इच्छा, तरफ, गरीब। नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? निश्चित। क्या होगा? निश्चित। तो इसमें विकल्प ये राइट आंसर, ए फॉर एप्पल 149 का ये सही है। आगे देखते हैं 150 में, लास्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। शरीर, शरीर का समानार्थ यानी पर्यायवाची कह लीजिए क्या है? क्लेवर, बिटप, महिला, पद्मा। क्या है? क्लेवर, बिटप, पद्मा, महिला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लेवर। क्या? क्लेवर, यानी विकल्प ये इज राइट आंसर। क्या होगा? विकल्प ये इज राइट आंसर हो गया आपका, या फॉर एप्पल। तो साथियों आपको हमने अपने चैनल पर पेपर में आए, जो आपका पेपर संपन्न हुआ था 28 जनवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट में, उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जो आपके हिंदी में आए हुए थे। तो साथियों आपको यह सेशन कैसा लगा? और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर पढ़ने वाले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे आप वीडियो देख सकें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।